So it's a DNA to DNA. We can go for DNA to mRNA, and then from mRNA to protein. And somehow we know the name of the process known as replication. This replication is also known as duplication. Meanwhile, from DNA to mRNA, it is known as transcription. From mRNA to protein, it is translation. So हम लोग जिस प्रोसेस में थे, the process is replication. Formation of DNA to DNA, it is known as replication. बोलते एक डीएनए के दो स्ट्रैंड है और दोनों में कॉम्प्लीमेंटैरिटी है. ये कल मैंने पढ़ाया था. दो प्रोसेस है, दो प्रॉपर्टीज है. वन इज नोन एज बेस पेयरिंग और दूसरा है बेटा कॉम्प्लीमेंटैरिटी. द रूल इज, अगर हमें एक स्ट्रैंड में एडेनिन मालूम है तो दूसरे में क्या होगा? थायमिन. एक में ग्वानिन है तो दूसरे में साइटोसिन है तो ग्वानिन, थायमिन है तो एडेनिन. तो एडेनिन थायमिन से बेस पेयरिंग करता है. और इस वजह से अगर हमें एक स्ट्रैंड मालूम हो और उसमें नाइट्रोजन बेसिस मालूम हो, तो क्या हम दूसरे स्ट्रैंड की कल्पना कर सकते हैं? यस, दूसरे स्ट्रैंड की कल्पना कर पाना ही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंटरी. इफ वी नो द वन स्ट्रैंड, वी कैन प्रेडिक्ट द अदर स्ट्रैंड. सो फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ एडेनिन इट इज थायमिन, थायमिन टू एडेनिन, साइटोसिन. So there is a two main properties of double helical model. One is known as base pairing, another one is known as complementary. तो अगर ये बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंटैरिटी आपको मालूम है तो आप बड़े आराम से डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में समझ सकते हो. और यही समझा गया, एक्चुअली यही समझा गया. सो वाटसन एंड क्रिक ने कहा डीएनए रेप्लिकेशन इज नथिंग, बट आपको करना यह है कि आपको अपने स्ट्रैंड को, दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को बेटा ओपन कर देना है. और जैसे ही दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाएंगे, बताइए बेस पेयरिंग है कि नहीं है? नहीं है. और इनमें नए दो स्ट्रैंड की कल्पना करनी है. चलो करिए. अगर मान लीजिए यहाँ एडेनिन था तो अब यहाँ क्या आएगा? थायमिन. थायमिन था तो एडेनिन. ग्वानिन था तो साइटोसिन. साइटोसिन था तो ग्वानिन. लाइक यहाँ था थायमिन तो यहाँ एडेनिन हो गया. अच्छा बताओ, यहाँ था ओके, यहाँ था एडेनिन तो यहाँ थायमिन. और यहाँ था ग्वानिन तो यहाँ, अच्छा यहाँ था साइटोसिन तो यहाँ ग्वानिन. और यहाँ ग्वानिन था तो साइटोसिन. तो बताइए डीएनए एक था, अभी एक डीएनए हो गया कि दो हो गया? दो. तो बताइए जब एक डीएनए से दो डीएनए बने तो आपको क्या लग रहा? हर डीएनए में, इन एवरी डीएनए, एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया, एक पुराना और एक नया. यानी हर डीएनए का आधा पार्ट नया, आधा पुराना. आधा नया और आधा पुराना, इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव. बोलो क्या नाम? तो बताओ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. व्हाट इज सेमी? आधा. कंजर पेरेंटल. इसका मतलब हर डीएनए में एक स्ट्रैंड कैसा है? पेरेंटल. दूसरा न्यू. एक कैसा? पेरेंटल. दूसरा न्यू. तो जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, सो एवरी न्यू डीएनए विल हैव वन स्ट्रैंड पेरेंटल, अनदर वन इज न्यू. मतलब हाफ नया, हाफ पुराना. तो जो आधा पुराना है वो कंजर्व रह गया, एंड दैट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव. तो वाटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, लेकिन इसको प्रूव किया मेसेल्सन एंड स्टॉल ने. किसने बेटा? मेसेल्सन एंड स्टॉल. सो मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है जो मैंने कल रोका था और आज पढ़ाने जा रहा हूं. तो आपकी बुक में आप अगर देखेंगे तो पेज नंबर आप देख लीजिए. क्या है पेज नंबर?
4 या 5, जहां पर एक हेडिंग है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सो आई एम गोइंग टू टीच यू द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, दिस इज द हेडिंग। और मैं बच्चों से यही बोलता हूं कि हेडिंग पूरी नहीं है, क्योंकि लोग पूछेंगे ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, लेकिन किस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करने जा रहे हैं कि दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बैक्टीरिया ले रहे हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई, इसके पास अपना एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लाइक दिस। वैसे मैं बता दूं, ये डीएनए ई कोलाई का सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर। लेकिन मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं तो अपनी ईज की वजह से आपको मैं बना रहा हूं स्ट्रेट। तो बताओ, ई कोलाई का डीएनए स्ट्रेट होता है कि सर्कुलर? सर्कुलर। बट मैं आपको बता रहा हूं भाई स्ट्रेट। सो होता क्या है कि ई कोलाई हर 20 मिनट में, एवरी 20 मिनट्स, 20 मिनट में एक प्रोसेस करता है, नाम है बाइनरी फिजन। बोलो क्या करता है? बाइनरी। बाइनरी फिजन का मतलब है, यानी ये एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई के सेल्स बन जाते हैं। यानी एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई बनने में टोटल कितना मिनट लगता है? 20 मिनट। सो यूं होता है कि इन 20 मिनट में जो ये डीएनए है, दिस डीएनए, इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों स्ट्रैंड अलग होने के बाद इनमें नए स्ट्रैंड बना लेते हैं, नए स्ट्रैंड बना लेते हैं। इसका मतलब जो डीएनए सी था वो टूट करके सी और सी, मतलब टोटल कितना? 2C बन जाता है, और फिर C and C डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है लाइक दिस एंड दिस। तो कई लोग तो यहीं से नहीं समझ पाते कि सर हो क्या रहा है। कोशिकाओं का 2 बन जाना इट इज, लेकिन डीएनए का डबल हो जाना रेप्लिकेशन। फिर से बोलो, तो क्या रेप्लिकेशन ही बाइनरी फिजन है? ना, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का डबल होना, और बाइनरी फिजन होता है सेल का डबल होना, कोशिकाओं का डबल होना। इट इज 2 पार्ट में विभक्त होना, बाइनरी फिजन, और डीएनए का डबल होना रेप्लिकेशन। यू गॉट इट? तो याद रखना, बोलते हैं हर कोशिका बाइनरी फिजन करने के ठीक पहले, हर कोशिका कौन सी कोशिका है? ई कोलाई। बाइनरी फिजन करने के ठीक पहले क्या करती है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करती है। और ये क्वेश्चन नीट 2017 या 18 में पूछा गया। बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब सेल साइकिल होती है तो सेल साइकिल में आपको 3 फेजेस मिलती है। नंबर 1 G1, S, G2, याद आया? और S में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। पर ये होता है प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? यूकैरियोट। और ई कोलाई क्या है? और प्रोकैरियोट में S फेज होगा। तो बताओ, क्या ई कोलाई अपना डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में करेगा? नहीं करेगा। तब कब करेगा? जस्ट बिफोर द बाइनरी फिजन। क्या ई कोलाई डीएनए रेप्लिकेशन करता है? यस। कब? जस्ट बिफोर द बाइनरी फिजन। तो ये प्रोसेस अगर आपको मालूम है, अगर ये प्रोसेस मालूम है, तो आप मेसेल्सन स्टॉल के एक्सपेरिमेंट को बड़ी आसानी से समझ पाओगे और बहुत इजी हो जाएगा आपको। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। बताइए, बाइनरी फिजन का मतलब होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाना, ये क्या है? बाइनरी फिजन।
पर कोशिकाएं जब 1 से 2 हो रही होती हैं तो उनमें पाया जाने वाला डीएनए भी क्या हो रहा होता है, डबल। सी से कहां जाएगा, 2C, और 2C से C और C डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? यस, यू गॉट इट। तो इस तरीके से आपको रेप्लिकेशन हो जाएगा। और इसमें कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट। और इस बात को मिशेल्सन एंड स्टॉल जानते थे, और मिशेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए वो बताते हैं, हटाएं से। ठीक, एक्सपेरिमेंट में वो करते क्या थे कि वो अपने ई कोलाई बैक्टीरिया को, यानी एक ई कोलाई का बैक्टीरिया लेते थे, एंड दे ग्रो इट फॉर सेवरल जनरेशन। ये शब्द याद रखिएगा कि सेवरल जनरेशन का मतलब क्या है। सेवरल जनरेशन का मतलब है 1, 2 बार बाइनरी फिजन की, बहुत बार, बहुत सारे बच्चे, बैक्टीरिया के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे ई कोलाई के। तो फॉर सेवरल जनरेशन तक इस ई कोलाई को एक हैवी मीडियम में रखते थे, हैवी मीडियम में। और इस हैवी मीडियम में वो NH4Cl लेकर के रखते थे, NH4Cl। और वहां पर NH4Cl का नाइट्रोजन N15 था। और अगर नाइट्रोजन N15 है तो याद रखना ये हैवी आइसोटोप है। बताइए, मैंने रेडियो एक्टिव बोला कि हैवी? हैवी। इट्स नॉट रेडियो एक्टिव, इट इज हैवी आइसोटोप। तो जो वो कई जनरेशन तक ई कोलाई को इस मीडियम में रखते थे, तो ई कोलाई ग्रो करने के लिए, याद रखना हर कोशिका ग्रो करती है, ग्रो करने के लिए ई कोलाई का बैक्टीरिया इसी मीडियम पर डिपेंड रहता था। और जब इसी मीडियम पर डिपेंड रहता था तो जो चीजें भी उसे चाहिए वो किस मीडियम से लेगा, लाइट मीडियम से कि हैवी? तो याद रखना जिन जिन चीजों में नाइट्रोजन होता है वो चीजें लाइट हो जाती होगी कि हैवी? जैसे डीएनए में होता है नाइट्रोजन बेसिस, अब भूल गए होंगे नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार के, 2, एक प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार के, 2, एक कौन, एडेनिन। पिरिमिडिन याद है, साइटोसिन, थाइमिन। डीएनए में यूरेसिल नहीं। तो बताइए, अगर बेटा नाइट्रोजन बेस बनाने हैं ई कोलाई को तो वो मीडियम से नाइट्रोजन उठाएगा, और मीडियम कैसा है, हैवी। तो नाइट्रोजन बेसिस कैसे हो जाएंगे, हैवी। और नाइट्रोजन बेस में अगर मैं जोड़ दूं सुगर, न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोसाइड, और अगर मैं उसे फॉस्फेट जोड़ दूं, अगर न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर हो जाए तो न्यूक्लिक एसिड। तो अगर नाइट्रोजन बेस हैवी है तो बताओ न्यूक्लिक एसिड भी कैसा होगा, हैवी। तो होता क्या था, कई जनरेशन के बाद उनके पास जो बैक्टीरिया आता था उसका डीएनए हो जाता था हैवी। हैवी डीएनए का मतलब है उनके डीएनए में N15 नाम का नाइट्रोजन पहुंच जाता था। और ये जो N15 नाइट्रोजन पहुंच जाता था ये बैक्टीरिया को, डीएनए को हैवी करता था कि लाइट, हैवी। वैसे नॉर्मल नाइट्रोजन का क्या एटॉमिक वेट होता है, 14 की 15, 14। और ये कैसा है, 15। तो बताओ ये लाइट की हैवी, और ये हैवी। अभी सुनो, उन्हें कैसे पता चलता था कि वाकई बैक्टीरिया का डीएनए हैवी हो गया? तो बैक्टीरिया के डीएनए को हैवी पता करने के लिए वो एक प्रोसेस करते थे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, मुझे तो ये पूरा डिटेल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये टाइम टेकिंग है और ये तुमको आना नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है जानने। बस आपको याद रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग टेस्ट ट्यूब को एक सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन में रख के बहुत तेजी से घुमाते हैं, और घुमाने की वजह से चीजें डेंसिटी के हिसाब से सेटल होती है। किसके हिसाब से, डेंसिटी। तो भाई साहब व्हाइट कलर की टी शर्ट, इधर इधर इधर, आप ना सबसे पीछे वाली लाइन। हाँ हाँ, कहाँ का जायजा ले रहे हो? यू स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन क्या ढूंढ रहे हो? क्या नाम है आपका? कुछ नहीं, आपका नाम तेज बोलो।
एक मिनट उसको बताने दो। विजय, विजय बाबू उधर कहाँ देख रहे हो? अब यही रहना, बैठो। इट इज नोन एज डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। जब ऐसे बैक्टीरिया के डीएनए को आप टेस्ट ट्यूब में डालो तो याद रखना टेस्ट ट्यूब में चीजें डेंसिटी के हिसाब से सेटल होती हैं। जैसे बालू और पानी का सीन है, मैं कल भी बताया था, मजाक किया था मैंने, आज फिर कर रहा हूं। बालू और पानी में, बालू हैवी है, पानी लाइट है, तो बालू ऊपर पानी नीचे, बालू नीचे पानी ऊपर, क्योंकि बालू की डेंसिटी। तो याद रखना इन्होंने बालू और पानी की बजाय एक मीडियम लिया है, उस मीडियम का नाम है सीजियम क्लोराइड। बोलो क्या? और इस सीजियम क्लोराइड में डेंसिटी के हिसाब से चीजें सेटल हो रही हैं। जितना भी हैवी डीएनए होगा वो नीचे वाले जोन में जाएगा। इट इज नोन एज एचडी जोन, हाई डेफिनेशन जोन की हैवी डेंसिटी, हैवी डेंसिटी जोन। इसके अलावा जो हल्का डीएनए होगा वो ऊपर वाली जोन में आएगा, दैट इज नोन एज लाइट डेंसिटी जोन। लाइट डेंसिटी का मतलब ये कम डेंसिटी वाले लोग हैं। और अगर कहीं पर भी कोई इंटरमीडिएट डेंसिटी का डीएनए मिला तो उसका तीसरा जोन होगा बीच का, इट इज नोन एज हाइब्रिड डीएनए जोन या फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी जोन। अब मुझे ये बताओ मैंने क्या किया, पता नहीं सर आप क्या किया? मेसेल्सन स्टॉल कई जनरेशन तक अपनी ई कोलाई को पालते थे हैवी मीडियम में। जब वो बैक्टीरिया हैवी मीडियम में कई जनरेशन तक पला रहता था, कई जनरेशन तक बेटा बाइंडरी फ्यूजन करता था, तो उसका डीएनए एक दिन पूरा हैवी हो जाता था। उन्हें कैसे पता चलता था कि ये डीएनए हैवी हो गया? ऐसे बैक्टीरिया के डीएनए को वो कहाँ भेजते थे? डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में। और डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर ये डीएनए ऊपर मिलता था कि नीचे? नीचे। और दिस जोन इज नोन एज हैवी डेंसिटी जोन। फिर से बोलो, इसका मतलब है यहां पर जो डीएनए सेटल हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। तो बताओ कितनी जोन मिल रही है आपको? 3। एक ऐसा जो हल्का डीएनए है वो ऊपर, इंटरमीडिएट बीच में, और हैवी नीचे। ये डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन एकदम अलग टेक्निक है। अगर आपका एमबीबीएस में मन ना करे तो बायोटेक्नोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आप चले जाइएगा। बायोटेक्नोलॉजी में सारे प्रोसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे, आपका मन खुश हो जाएगा। तो वैसे आपको डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन में इतना याद रखना है कि चीजें डेंसिटी के हिसाब से सेटल होंगी। किसके हिसाब से? तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ऊपर की नीचे। अब इतना मुझे बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। हटा दो इसे। कौन से 2 साइंटिस्ट थे? मेसेल्सन एंड स्टॉल। और इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया? ई कोलाई। हर 20 मिनट में बेटा बाइंडरी फ्यूजन कर रहा है। बाइंडरी फ्यूजन करने के पहले वो क्या कर रहा है? रेप्लिकेशन। इस रेप्लिकेशन को देखने के पहले उन्होंने बैक्टीरिया को, ई कोलाई को किसी मीडियम में ग्रो कराया। वो मीडियम कैसा था? हैवी की लाइट। हैवी में क्या लिया था? NH4Cl। और NH4Cl का नाइट्रोजन N15 की N14। N15 वाला नाइट्रोजन कई जनरेशन पर रखने पर क्या डीएनए में पहुंच जाता था? डीएनए लाइट होगा कि हैवी? हैवी। जब डीएनए हैवी हो जाता था तो उन्हें पता कैसे चलता था? क्या वो बैक्टीरिया के डीएनए का डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन कराते थे? और जैसे डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन कराते थे तो बैक्टीरिया का डीएनए किस जोन में आता था? अपर की लोअर? लोअर। और अगर लोअर जोन में डीएनए मिल रहा है इसका मतलब वो डीएनए लाइट है कि हैवी? हैवी। अगर आपको इतना मालूम चल गया तो अब मैं इसे बाय करता हूं। बोलते हैं बैक्टीरिया जब कई जनरेशन तक रहने के बाद अपना डीएनए हैवी कर चुका है, इधर देखो, डीएनए हैवी कर चुका है, इसका मतलब उसके डीएनए में N14 है कि N15, यानी एक स्ट्रैंड की दोनों N15 दोनों स्ट्रैंड है। उसको, इस बैक्टीरिया को अब ले जाते थे लाइट मीडियम में। किस मीडियम में? यानी ऐसा मीडियम जहां पर NH4Cl तो है लेकिन यहां पर NH4Cl नॉर्मल है और यहां पर N14 है। 15 की 14। प्रभात बाबू मामा के घर से लेट हो गए, मामा से कहते जल्दी छोड़ दिया करे।
अब ऐसे बैक्टीरिया जिसका डीएनए स्ट्रैंड हैवी हो चुका है, इसको वो नॉर्मल मीडियम में ले जाते थे। और नॉर्मल मीडियम का मतलब है ये मीडियम था हैवी, इस हैवी मीडियम से इस बैक्टीरिया को हटा करके नॉर्मल या लाइट मीडियम पे ले जाते थे। और जैसे नॉर्मल मीडियम में लेके जाते थे वैसे बैक्टीरिया का डीएनए अचानक ठीक हो जाता था। ऐसा पॉसिबल? कई बार बच्चे सोचते हो जाता होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी ये बैक्टीरिया जब नॉर्मल मीडियम में आया तो याद रखना वो नॉर्मल मीडियम में रहने के बावजूद भी अपना डीएनए हैवी ही लेकर के बैठा है, क्योंकि इसने अभी नया डीएनए नहीं बनाया है। इसने नया डीएनए नहीं बनाया तो ये अपना पुराना डीएनए ही लेके आया है। पुराना डीएनए लेके आया मतलब N15 वाला कि N14 वाला? N15 वाला। और इसके बाद इन्होंने 20 मिनट के लिए इस बैक्टीरिया को छोड़ दिया। और जैसे ही 20 मिनट के लिए बैक्टीरिया को छोड़ा, हम सब जानते हैं कि 20 मिनट में बैक्टीरिया क्या कर देगा? बाइनरी फिजन। और जैसे बैक्टीरिया ने 20 मिनट में बाइनरी फिजन किया, बैक्टीरिया ने एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनाई? 2। और मैंने इसी की रूपरेखा पहले बढ़ा दी थी कि बताओ बाइनरी फिजन करने के पहले क्या ये रेप्लिकेशन करेगा? तो बताओ इसके स्टैंड कैसे होंगे? लाइट की हैवी, हैवी पहले से कैसे थे? हैवी। और ये दोनों साथ रहेंगे कि अलग अलग? बताइए ये N14 के N15 और ये N14 के N15 याद रहेगा? अब बताइए क्या इन पुराने डीएनए पर नए डीएनए का निर्माण होगा? और नए डीएनए के निर्माण में क्या लगेगा सर? लगेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या लगेंगे? और न्यूक्लियोटाइड किस मीडियम से उठाए जाएंगे? जिस मीडियम में बैक्टीरिया है। और फिलहाल किस मीडियम में? नॉर्मल। तो क्या न्यूक्लियोटाइड नॉर्मल मीडियम से उठाए जाएंगे? तो जो डीएनए का नया स्टैंड बनेगा वो N15 होगा कि N14? हाँ, N14। ये तो सर हवा में चल रहा, कौन दे के आया? N15 है कि N14 है? बताइए यही दोनों डीएनए किसको दे दिए जाएंगे? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को दे दिए जाएंगे। और बैक्टीरिया के पास डीएनए जो आना चाहिए वो क्या होगा? हैवी लाइट की बेटा इंटरमीडिएट। अब ध्यान से सुनो, अगर एक जनरेशन के बाद 20 मिनट के बाद बैक्टीरिया के पास पूरा का पूरा डीएनए लाइट डीएनए हो, कैसा डीएनए हो? फिर से बोलो। इसका मतलब उसने पुराना कंजर्व जो बनाया सब कुछ नया है। यस और नो? और अगर पूरा हैवी डीएनए हो तो भी उसने पुराना कंजर्व नहीं किया। जो कुछ भी है सब पुराना है, नया नहीं है। और अगर बेटा उसके पास नया भी है, पुराना भी है और आधा आधा है, तो बताओ उसने कैसे किया? तो याद रखना, उन्होंने अगले 15-20 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया पैदा हुए उन बैक्टीरिया का डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन किया। और जब डेंसिटी बेस्ड सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो याद रखना उन्हें जो डीएनए मिला वो बेटा इंटरमीडिएट जोन पर मिला। किस जोन पर? इंटरमीडिएट। बताओ हैवी जोन पर डीएनए मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। लाइट जोन पर डीएनए मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। मिला। किस जोन पर मिला? इंटरमीडिएट जोन। इसका मतलब है ये तभी पॉसिबल है जब आधा डीएनए कैसा हो? पुराना और आधा नया। और इससे प्रूव कर दिया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। कुछ लोग केवल यंत्रवत सुनते हैं, मशीनी रूप से सुनते हैं कि सर बोल रहे हैं हम सुन रहे। मैं आपको क्या पढ़ाने आया हूं, क्या प्रूव करने आया हूं? दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो चलो इसको नहीं मानते, नहीं डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नहीं है, हम हट कर देते हैं, गुस्सा आ जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नहीं है। तो हम पूछेंगे अगर डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नहीं तो तुम क्या मानते हो? तो तुम बोलोगे कि सर सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है आधा नया और आधा पुराना, और हम ये मानते हैं कि आधा नया और आधा पुराना। तो हम बोलेंगे फिर तुम क्या मानते हो? तो या तो तुम मानोगे पूरा नया है और या तो पूरा पुराना। अगर पूरा पुराना है तो पूरा वाला पुराना है तो कौन से जोन में आना चाहिए? हैवी जोन में आया कि नहीं आया? और अगर पूरा नया है तो किस में आना चाहिए? लाइट जोन में डीएनए मिला कि नहीं मिला? किस में मिला? इंटरमीडिएट। इसका मतलब ना तो डीएनए पूरा पुराना है ना तो पूरा नया है, और तभी वो किस जोन में मिल रहा है? इंटरमीडिएट। क्योंकि वो आधा पुराना आधा नया, और आधा पुराना होना इट इज सेमी कंजर्वेटिव। इस पूरे एक्सपेरिमेंट की एक ब्यूटी है,
और ब्यूटी ये है कि ये जो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, एवरीवन हियर, ये जो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है ये खत्म, फिर से बोलो ये खत्म, ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और जो दो स्ट्रैंड हैं ये दो ही जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, कितनी जगह, दो जगह, और दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट का मैक्सिमम नंबर कितना, दो से ज्यादा इंटरमीडिएट। और जितना भी डीएनए बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, जैसा मीडियम, अगर मीडियम नॉर्मल है, सुना ही नहीं आपने, अगर मीडियम तो बताओ नॉर्मल डीएनए के बढ़ने के चांसेस घटेंगे कि बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। और बेटा इंटरमीडिएट डीएनए हमेशा दो ही होंगे, क्योंकि ये पुराने डीएनए स्ट्रैंड कभी डिस्ट्रॉय बल्कि क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट। आइए इसे करके देखें। बोलते हैं अगले 20 मिनट में क्या होगा सर, एक कपड़ा 20 मिनट में सूख जाता है, तो 100 कपड़े कितने मिनट में सूख, ऐसा ही होगा। तो अगले 20 मिनट में ये बैक्टीरिया भी डिवाइड कर रहा होगा, ये बैक्टीरिया भी डिवाइड कर रहा होगा। तो आप ही का तरीका है, मैं सीख रहा हूं, याद रखना, जब ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होगा तो ये भी 1 से 2 बना रहा होगा, और जब ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा होगा तो भी बेटा बाइनरी फिजन करके 1 से 2 बना रहा होगा। और जब ये 1 से 2 ये बना रहा होगा और 1 से 2 ये बना रहा होगा, तो हो क्या रहा होगा, जो यहां हुआ यही हो रहा होगा। इसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए थे, यस और नो। अब बताओ इन दोनों के स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, बताओ इन दोनों में एक कैसा है, पुराना, और एक नया। चलो बताओ ये वाला कैसा है, पुराना, पता नहीं सर कैसा है, ये वाला कैसा है, पीला वाला पुराना है। अच्छा बताओ यहाँ पर भी एक कैसा है, पुराना, यस और नो। अब बताओ दूसरा कैसा है, नया। ये देखो व्हाइट वाला है नया, और ये कैसा है, नया। बोले सर समझ में नहीं आया, बताओ एक पीला और एक सफेद, पीला अलग सफेद अलग, एक पीला और एक सफेद, पीला अलग सफेद अलग। अब बताओ क्या इनमें रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होगा मतलब नया डीएनए बनेगा, और नया डीएनए न्यूक्लियोटाइड कहां से उठाएगा, जिस मीडियम में, बताओ आप किस मीडियम में हो, नॉर्मल मीडियम में हो, नॉर्मल मीडियम में हो तो नॉर्मल डीएनए उठाओगे। तो बताओ पीले वाले पे सफेद वाला आएगा, सफेद वाले पर भी सफेद वाला, पीले वाले पर सफेद वाला, और सफेद वाले पर भी सफेद वाला। बताइए ये पूरा कैसा होगा, N40, ये वाला पूरा N40। बताइए ये वाला और ये वाला N14 की इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये वाला कितना, इंटरमीडिएट। अब डेंसिटी बेस्ड सर्टिफिकेशन करोगे, नो सर। टोटल कितने डीएनए मिले, 4, कितने मिले। अब चारों बेटा 2 कैसे मिलेंगे, लाइट, और 2 इंटरमीडिएट। तो बताओ किस जोन में डीएनए मिलने के चांसेस होंगे, लाइट, और किस जोन में, इंटरमीडिएट में मिलेंगे। हैवी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बताओ इंटरमीडिएट और लाइट में किस रेशियो में, 1:1। नहीं आया, कुछ नहीं आया, आया सर ये 1:1 समझ में नहीं आया। सर कैसे नहीं समझ में आया, अब इन्हीं डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर घुसा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। दिस वन अगेन, दिस वन, अभी आओ, बताइए ये इंटरमीडिएट, पता नहीं सर, ये लाइट, ये इंटरमीडिएट, ये लाइट, कितने लाइट, कितने इंटरमीडिएट, 2 और 2 आपस में किस रेशियो में, 1:1। नहीं आया। और अगर कोई बुद्धिमान बच्चा है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने यहीं से बोल दिया था। बताइए ये दोनों स्ट्रैंड कभी डिस्ट्रॉय, ये हमेशा क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट, और इंटरमीडिएट हमेशा कितने रहेंगे, 2 ही। तो बताओ जब 1 से 2 बने, फिर सुनना, 1 से तो दोनों, जब 2 से 4 बने, इंटरमीडिएट हमेशा कितने, 2, और जब 4 से तो इंटरमीडिएट नहीं आया। तो अगली बार क्या होगा सर, अगली बार सब कुछ मालूम है सर हमें क्या होगा, चलो बताओ क्या होगा। पहली बात तो सर ये डिवाइड होगा, ये होगा, तो ये सर डिवाइड होगा, और सर ये भी डिवाइड होगा। अच्छा भाई अब देखते जाओ, इसके अलावा इसका पीला और सफेद अलग, इसके सफेद सफेद दोनों अलग, इसका पीला और सफेद अलग, और इसके सफेद और सफेद दोनों अलग।
अब बताओ नया डीएनए बनेगा अगले 20 मिनट बाद। अब जो नया डीएनए बनेगा बताओ, इंटरमीडिएट की लाइट, इंटरमीडिएट की लाइट, लाइट लाइट, इंटरमीडिएट लाइट लाइट लाइट। टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत आसान है, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से 8। अब बताओ 8 में कितने इंटरमीडिएट? 2। बाकी बचे कितने? 6। तो बताओ 2 और 6 का रेशियो क्या होगा? 1:3। सर नहीं आ रहा, आ रहा है तो बताओ पहले 20 मिनट में, दूसरा 20 मिनट में, तीसरा 20 मिनट, टोटल कितना मिनट हो गया? 60। तो 1 घंटे बाद बैक्टीरिया के पास लाइट और हैवी डीएनए, सॉरी लाइट और इंटरमीडिएट डीएनए का रेशियो क्या होगा? इंटरमीडिएट और लाइट का होगा 1:3। पर बुक ने पूछा है 80 मिनट के बाद। कितने मिनट बाद? करके बताओ 80 मिनट के बाद क्या होगा? 80 मिनट में कितनी साइकिल होंगी? 4। क्योंकि हर 20 मिनट में कितनी है? 1। तो बताओ पहली साइकिल में 1 से, भूल गए, 2 से, 4 से, 8 से, ये पहला 20 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 20 40 60 80। तो बताओ 80 मिनट में कितने डीएनए मिलेंगे? 16। और इंटरमीडिएट हमेशा कितने? 2। तो बताओ इंटरमीडिएट हमेशा 2। और बताओ कितना बचा? 14। रेशियो 1:7। नहीं आया? कर पाओगे? तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 80 मिनट में कितने डीएनए होंगे, देखो घबराने की बात नहीं, एक बार में ना आए तो पूछ लेने में कोई शर्म नहीं हो। ऐसा नहीं कि 10 लोग बोल रहे आ गया तो तुमको भी लगे कि आ गया। कितने लोगों को नहीं आया? दिस मस्ट नॉट बी ट्रू। सबको आ गया? अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे भाई। बताओ 80 मिनट में कितने बार बेटा होगी साइकिल? 4 बार। और पहली बार में 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, और 16 बार। 16 में इंटरमीडिएट कितने? 2। तो जो बच्चा ये सीख लेगा कि इंटरमीडिएट हमेशा 2 होंगे, तो बाकी बच्चे क्या होंगे? वैसे जैसा मीडियम, वैसे जैसा मीडियम। और मीडियम कैसा? नॉर्मल। तो नॉर्मल मतलब लाइट की हैवी, लाइट। अब देखो टीचर क्या करता है, टीचर आपको यहां सिखाता है कि इंटरमीडिएट और लाइट, और वो इस एक्सपेरिमेंट को बदल देता है। इधर देखो, यहां तक आ गया, हटा दे। वो इस एक्सपेरिमेंट को बदल देता है और टीचर कहता है कि चलो अब हम लोग नॉर्मल बैक्टीरिया से शुरू करते हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया का मतलब है हम लोग नॉर्मल डीएनए से शुरू करते हैं, दैट इज नोन एज लाइट डीएनए, N14 डीएनए। और इस बैक्टीरिया को हैवी मीडियम में लेके जाते हैं। किस मीडियम में? हैवी। आइए, हैवी मीडियम पे जाने पर ये बैक्टीरिया 1 से कितना बनाएगा? 2। अच्छा 2 बनाएगा तो इसके डीएनए अभी तक तो नॉर्मल है, पर ये मीडियम कैसा है? हैवी। और हैवी में N14 है कि N15? N15। और अगर N15 है तो बताइए अब इस डीएनए में क्या आएगा? N15। यस और सर हमें क्या मालूम क्या है? पहले 20 मिनट में एकदम सही सेंट्रीफ्यूगेशन में बीच वाली जोन ही आएगी, ना लाइट ना कौन सा? इंटरमीडिएट। सर अगले 20 मिनट बाद बताओ क्या होगा? सर अगले 20 मिनट वाला ये होगा कि भाई ये पीला वाला अलग और ये पीला वाला अलग, पर इस पीले वाले के साथ सफेद वाला था, ये अलग हो गया और ये भी अलग हो गया। अब बताओ मीडियम कैसा है? हैवी मतलब व्हाइट की येलो, येलो। अगर येलो है तो बताइए येलो पे येलो आया, आया? व्हाइट पर येलो आया, येलो पर येलो आया, व्हाइट पर येलो आया। बताओ ये लाइट की हैवी, ये हैवी, ये इंटर। अब बताओ टेस्ट ट्यूब में क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट और हैवी। बदल गया, पहले क्या था? इंटरमीडिएट और लाइट। तो याद रखना है वैसे लोगों का नंबर बढ़ेगा जैसा मीडियम है। पहले मीडियम कैसा था? नॉर्मल। तो नॉर्मल लोगों का नंबर बढ़ रहा। नहीं आया? आया? तो जैसा बेटा तुम्हारा मीडियम होगा वैसे डीएनए का नंबर बढ़ेगा। तो अब मैं पूछूं
80 मिनट बाद, कितने मिनट बाद? इसी क्वेश्चन में 80 मिनट बाद यानी 80 मिनट के आफ्टर क्या होगा? तीनों बोलना है। हैवी में कितने, लाइट में कितने, सॉरी हैवी में कितने, इंटरमीडिएट में कितने, लाइट में कितने? सर करके बताओ। 80 मिनट में कितनी साइकिल? 4 होगी। टोटल कितने? 16। हाँ 16, और 16 में 2 तो गए इंटरमीडिएट, और बाकी वैसे जैसा मीडियम। मीडियम कैसा है? हैवी। तो बताओ 16 में से 14 कैसे? और बताओ लाइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। होगा तो रेशियो क्या आएगा सर? आएगा 7:1:0। नहीं आया? आया यादव जी? तुम्हारा चेहरा बता रहा तुम्हें नहीं आया, और तुम पूछ भी नहीं सकते सर ये क्या हुआ, हमें पल्ले नहीं पड़ रहा। इसके पहले भी आया नहीं था? पहले आया था। अभी क्या हुआ सर? नहीं आया। देखो बेटा, हमने बोला है कि जब भी आप बैक्टीरिया का बाइनरी फिजन कराओगे तो नया डीएनए बनने के लिए हम किस मीडियम से लाओगे? जिस मीडियम में बैक्टीरिया है। अब बताओ बैक्टीरिया किस मीडियम में है? नहीं, तो नया मीडियम, नया डीएनए हैवी बनेगा। बनेगा तो बताओ हैवी डीएनए का नंबर घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और मैंने एक रूल पढ़ाया है कि जैसे जैसे तुम डीएनए बनाते जाओगे डीएनए प्रोपेगेट होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो बताओ पहले 20 मिनट में 1 से 2, अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट, तो 4 बार 20 मिनट हो गया तो कितना? 80 मिनट। 80 मिनट में कितने लोग गए? 16 डीएनए। और 16 डीएनए में एक रूल बना लो, इंटरमीडिएट कितने? 2, तो 2 हटा दिए, बचे कितने? 14। 14 वैसे जैसा मीडियम। मीडियम कैसा? हैवी। तो बताओ हैवी में कितने गए? 2 ये निकल गए, बचे 14। तो बताओ ये 2 और 7, 1 और 7, बताओ लाइट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो मैंने बोला हैवी कितना? 7, इंटरमीडिएट 1, लाइट कितना? 0। ये रेशियो आ गया। अभी आया? आया। और अगर आप लोग इसे रटना नहीं चाहते हो तो ये और आसान है। तुम देखना ये क्या बन रहा। पहले 1 डीएनए था, फिर 1 से 2 डीएनए बने तो रेशियो आया 1:1, और जब 2 से 4 बने तो रेशियो आया 1:3, फिर 4 से जब 8 बने तो आया 1:7, और फिर जब 8 से 16 बने तो कितना है? हाँ 16 से जब 32 बने तो कितना आया? हाँ 32 आया। तो 32 में 2 गए और 30 गए, ये तो बोला 1:50। 1:50 करना क्या? कैसे सीखना? जितना दिया है उसका डबल करके 1 जोड़ना है। 1:1, 1 का डबल किया 2 और 1 जोड़ दिया 3, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया 7, 7 दूनी 14 और 1 15। अगला बोलो 15 दूनी 30 और 1 31। अब बोलो 31 दूनी 62 और 1 63। नहीं आया? इस तरीके से बढ़ते जाओ और आगे काम बनता जाएगा कि कितने मिनट बाद कितना आएगा पता चलता जाएगा। तो बताओ अगले 80 मिनट में क्या होगा? आप कर पाओगे? तो बताओ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये बैक्टीरिया पे प्रूफ किया गया। किसने प्रूफ किया? मेसेल्सन एंड स्टाल। और उन्होंने बोला हर बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करने के पहले रेप्लिकेशन करता है। किस फेज में? एस फेज में। एस फेज है कि नहीं है? उनमें एस फेज। सो दिस वाज हाउ थिंग्स गोज। पर याद रखना मेसेल्सन एंड स्टॉल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक साइंटिस्ट है टेलर एंड कलीग्स, उनके मित्र लोग भी थे। टेलर एंड कलीग्स, इन लोगों ने मिलकर के फिर से प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन इन लोगों ने प्रूव किया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। बताओ मेसेल्सन स्टाल ने किस में प्रूव किया था? प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया इज यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक?
और इन्होंने ये बात यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रूव की, और ऑर्गेनिज्म का नाम था विसिया फाबा, एंड दैट इज नोन एज फाबा बीन। इसी के नाम पर फैमिली का नाम फैबेसी रखा गया, फाबा बीन, फैबेसी। ये बीन है, फली है। प्रूव करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का इस्तेमाल किया। रेडियो एक्टिव थायमिडीन, तो बताइए, अगर मैं क्वेश्चन बदल दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्स दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्टिव बाय द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अब बताओ उसमें मेसेल्सन-स्टॉल आएगा कि नहीं? क्या आएगा? टेलर। क्योंकि मेसेल्सन-स्टॉल ने रेडियो एक्टिविटी से प्रूव किया था कि हैवी आइसोटोप, और इन्होंने किससे प्रूव किया? रेडियो। और एक साल मैंने क्वेश्चन बनाया, खूब गालियां खाई, और लोग बोलते हैं कि नहीं वहां का पेपर गलत ही होता। गलत नहीं होता, क्योंकि जब नीट आपसे क्वेश्चन पूछती है तो आप उस मान लेते हो कि सही क्वेश्चन है, पर जब आपसे कोचिंग क्वेश्चन पूछे तुम्हें लगता है यार ओमेगा है, हो सकता है गलत ही पूछ लिया हो। तो आप जिन टीचर से पूछते हो बोलते रहे सब बेकार है, आंसर गलत है, हटाओ। मैंने क्वेश्चन में ना रेडियो एक्टिविटी लिखा, ना मैंने क्वेश्चन में हैवी आइसोटोप लिखा। मैंने लिखा द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, इट वाज प्रूव्ड इन यूकैरियोट बाय, और मैंने पहला इस एग्जांपल ऑप्शन दिया मेसेल्सन एंड स्टॉल, दूसरा दिया टेलर, तीसरा कुछ एम ही नाम दे दिया, चौथा दे दिया नन। किसी ने नहीं बोले, नहीं वो तो सबको मालूम है। टीचर तक बोले कि यार कितना आसान क्वेश्चन था, उसका भी आंसर तुम लोग सही नहीं लगवा पाए। हमने कहा क्या क्वेश्चन था? बोले सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन पूछा था, उसमें ऑप्शन लगवाया टेलर। तो हमने कहा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है यूकैरियोट, बिकॉज मेसेल्सन एंड स्टॉल ने यूकैरियोट के लिए प्रयोग करा। सो हर क्वेश्चन को आप खारिज नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन मिलता है, जिनको आंसर नहीं आता बोलते क्वेश्चन खराब है, हटा दो। ये हम लोग की आदत बन गई, और हम सारे टीचर यही करते हैं, जब ना आए तो बोलो खराब है, जबकि ये कह देने में कोई बुराई नहीं कि यार चलो अच्छा एक बार देख करके पता लगा। तो आप लोग भी पहले उसकी पूरी पुष्टि कर लें कि वो क्वेश्चन गलत है कि सही है। जब आपको लग जाए नहीं क्वेश्चन ही गलत है, तब आप आगे बढ़े। ऐसे गलत मान के मत बढ़िए, कई बार गड़बड़ होता है। तो जब मैं पेपर बनाऊं तो प्लीज लड़ने के पहले उसकी सारी एक्सरे वगैरह करके आना कि ये क्वेश्चन कहाँ पर था, कैसे था। तो बताओ यूकैरियोट में किसने प्रूव किया? टेलर एंड कलिक। और टेलर एंड कलिक ने कैसे प्रूव किया? और अगली बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रूव्ड इन द यूकैरियोट बाय द हेल्प ऑफ हैवी आइसोटोप और द रेडियो एक्टिविटी। नाउ यू गेट द आंसर, इट इज रेडियो। हैवी आइसोटोप में किसमें था? प्रूव कर। बताओ ये क्वेश्चन विसिया फाबा वाला क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। आप यकीन मानो ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट आया था कि विसिया फाबा में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूव करने वाले साइंटिस्ट का नाम बताओ। टेलर एंड कलीग। कलीग्स का मतलब होता है कुछ और लोग भी हैं, लेकिन उनका नाम उन्होंने दिया नहीं। सो इस तरीके से आपके सामने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन प्रूफ हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, आपकी बुक में इस हेडिंग से मशीनरी एंड एंजाइम, आई थिंक यही लिखा होगा ना, मशीनरी एंड एंजाइम फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। देख लो, अपनी बुक की भी हेडिंग देखते जाओ, मशीनरी एंड द एंजाइम। इसी को मैंने लिखा है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? अच्छा भाई, सब लोग इधर देखो, कुछ देर के लिए मैं केवल बकवास करूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हम लोग डीएनए के स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं।
और जब हम डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करते हैं तो हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस पेयरिंग टूट गई। पहले ये ए और टी साथ थे, आज अलग अलग है। पहले टी और ए साथ थे, आज अलग अलग है। पहले जी और सी साथ थे, आज अलग अलग हैं। और सी और जी साथ थे, आज अलग अलग। अब नया डीएनए बनना एक्चुअली है क्या? सब लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो। बोलते सर नया डीएनए बनना कुछ नहीं है, बस अब आपको न्यूक्लियोटाइड सिलेक्ट करने। एडेनिन के सामने आएगा दिस इज रॉन्ग। न्यूक्लियोटाइड का मतलब थाइमिडिलिक एसिड। फिर से बोलो। अब आप नाइट्रोजन बेस नाम मत लें। ये एडेनिन नाइट्रोजन बेस जरूर है, लेकिन सामने नाइट्रोजन बेस सेलेक्ट हो रहा है कि पूरा न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ कौन? थाइमिडिलिक एसिड। अच्छा बताओ, यहाँ एडेनिलिक एसिड, यहाँ साइटिडिलिक एसिड, यहाँ कितने अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत प्यारा। अब बताओ ये मोनोमर की पॉलीमर? पॉलीमर। मोनोमर की पॉलीमर? ये अब इनमें बॉन्ड बनाते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कौन सा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बन रहा। अब बताओ मोनोमर की पॉलीमर? इसका मतलब एक डीएनए पर दूसरा डीएनए बनना इज नथिंग बट इट इज पॉलीमराइजेशन। सर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से कहां आ सकता है? एक डीएनए पर दूसरा डीएनए बनना इज नथिंग बट, चाहे करके देख लो। ये देखो फिर से मोनोमर, ये क्या हुआ? यानी एक डीएनए पर दूसरा डीएनए बनना इट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। और इस वजह से पॉलीमराइजेशन करने वाले एंजाइम का नाम पॉलीमरेज। तो पहले आपको सीखना है नामकरण संस्कार। एंजाइम का नाम पॉलीमरेज क्यों? सुनील सर को डाइजेस्ट कर देता। सुनील पॉलीमराइजेशन कर रहा है, हाइड्रोलिसिस करता, आइसोमेरिज्म करता। 6 ग्रुप थे, ओ टी हाईली इल, भूल गए। O फॉर ऑक्साइडो रेडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, याद आया? तो इसको HY फॉर हाइड्रोलेज, LY फॉर लाइज, भूल गए। I फॉर आइसोमरेज, L फॉर लाइगेज, याद है? वैसे ही एक एंजाइम है पॉलीमरेज। फिर से बोलो। और ये पॉलीमरेज करके बना क्या रहा है? डीएनए। क्या बना रहा है? डीएनए। इसलिए पूरा नाम मरे जा रहा है। बोलो क्या? डीएनए। फिर से बोलो। तो बताओ डीएनए को बनाने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस डीएनए को बनाने के लिए ये एंजाइम क्या दूसरे डीएनए पे डिपेंड है? अगर पेरेंटल डीएनए ना होता तो नया डीएनए बनता। इसीलिए पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नहीं आया सर? पूरा नाम बताओ। तो बताओ जब डीएनए से डीएनए बने तो जो बन रहा वैसा पॉलीमरेज। बन कौन रहा? तो नाम बताओ। डीएनए पॉलीमरेज। और जिससे बन रहा उस पर डिपेंडेंट। तो बताओ क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और अगर ये क्लू आप सीख गए तो तुम इस एंजाइम का नाम बता दोगे। बताओ डीएनए से बन रहा है एमआरएनए। पता नहीं सर, पागल हो तुम। पहले जो बन रहा वैसा पॉलीमरेज। बोलो क्या नाम? आरएनए पॉलीमरेज। बहुत मारने का मन करता। आरएनए पॉलीमरेज। और किससे बन रहा? तो पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी वैल्यू लगती। बताओ डीएनए से डीएनए बनने वाले एंजाइम का नाम। अच्छा डीएनए से आरएनए बनने वाले का नाम। तो रूल क्या है? रूल क्या है? जो जैसा जो बन रहा है वैसा पॉलीमरेज। जिससे बन रहा है। अच्छा अगर तुम सीख गए होगे तो ये जरूर बता दोगे मुझे, पक्का बता दोगे। बताओ आरएनए से डीएनए बनना, एंजाइम का नाम। तो जो बन रहा है वो कौन है? डीएनए। तो डीएनए पॉलीमरेज। किससे बन रहा है? आरएनए। तो नाम बताओ। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए।
ये रट्टा मारने की चीज है। तो बोल रहे हैं मशीनरी और एंजाइम में डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम का नाम बता दो। बोलो मेन एंजाइम तो यही है, बाकी एसेसरी एंजाइम भी बहुत सारे हैं। मेन एंजाइम इज पता नहीं कौन सा, मरे जा रहे, इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं बता पा रहे। बताओ डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम, बताओ डीएनए रेप्लिकेशन किससे हो रहा? डीएनए से डीएनए। तो कौन बन रहा? हाँ डीएनए। बट अब बताओ कौन बन रहा? ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या पढ़े 12th में और कैसे पास हुए हमारे जैसे नकल करके पास हुए सबके साथ। सर सब रट डालेंगे। सर जिस समय 12th का एग्जाम दिया था सब रटा हुआ था, कैसे होगा नहीं मालूम। हमारी टीचिंग में पता है कोचिंग की जरूरत ना पड़े। ये जो तुम बैठे हो ना, ये हमारे स्कूल की फ्लॉज है। अगर स्कूल में टीचर सही हो तो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं। मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, कक्षा 12 ही पढ़ा, लेकिन तब तक तुम्हें मोटाई चढ़ी रहती है। नए नए 10th पास हुए हो, पापा ने बाइक दिला दी है, कुछ नहीं तो बाइक ही दिखाते घूम रहे लोगों को, और तुम्हें लग रहा कि तुमने 10th पास करके पता नहीं कौन से झंडे गाड़ दिए। तुम्हें मालूम नहीं जिंदगी का पहला एग्जाम था, लेकिन अभी एग्जाम बहुत बाकी है, और जिंदगी अपने आप में एक एग्जाम है। और वो जब एग्जाम लेती तो बताती भी नहीं डेट कब है ना? क्या कह रहे हो प्रसाद बाबू? प्रसाद बाबू अभी तुम सीख नहीं पाए। बेटिया रख दो ये सब, नमकीन बाद में खाना। बंटवा दो, बंटवा दिया तो बेचारी क्या खाएगी? तो तुम कितनी चीजें खाते हो बंटवाते हो? आइटमों का तुम कल गुड़ लाए थे, वो तो बंटवाया नहीं। एक लड़का ने वो अपना स्टेटस डाला था कि आज घर में मछली बनेगी, हम बड़ी मजे करेंगे, और उसने फिर 2 मछलियां पकड़ के रखी हुई थी। होली है, हमने कहा होली थी और मछली की जान चली गई। बंटवा दें? हाउ मेनी ऑफ यू ईट द मछली? सब खाओ। कौन पसंद है? मांगुर? खा लो, अब तब तक खाओ, तब तक बतिया। भाई डीएनए से डीएनए बनाने वाला है एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट। तुम्हारे लक्षण पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं। आधे से ज्यादा तो लोग इसलिए आए कि मम्मी पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए मैं डॉक्टर बनना है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको खुद डॉक्टर बनना होता है, खुद मालूम ही नहीं होता डॉक्टर बन के करेंगे कहा। एक इशू है, एक ध्येय है, जब बेटा कमाएंगे, ऐसा ऐसा कमाएंगे, ऐसी ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। आदमी बेटा डॉक्टर बन रहा अमीर बनने की, सेवा है वो हमको बताना नहीं। सर मेरा तो मन ही करता था मैं सर्विस करूं। सर्विस करो तो नर्स बन जाओ। एंड डू यू नो द मेल नर्स इज ऑल्सो देयर इन हॉस्पिटल। नर्सेस हमेशा फीमेल हो जरूरी नहीं है। वार्ड बॉय अलग है, नर्स अलग है। द मेल कैन बी नर्स। तो पुरुषार्थ उसका वही काम है, इंजेक्शन लगाना, ड्रिप चढ़ाना। अगर सही से नहीं पढ़ोगे तो डॉक्टर के बजाय नर्स बनोगे। बस सर बहुत अच्छा। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम है, और ये एंजाइम कैसे जाना, क्या बन रहा है? डीएनए। किससे बन रहा है? डीएनए से। किस पे डिपेंडेंट है? डीएनए पे। क्या बनना? डीएनए। तो इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इट्स द मेन एंजाइम। इट इज ऑफ 3 टाइप। कितने प्रकार का? 3। प्रोकैरियोट्स में ये 3 प्रकार का है। One is known as DNA dependent DNA polymerase first.
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. The third one is main enzyme. तो अगर कोई पूछे कि कौन सा एंजाइम मेन एंजाइम है, इट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. इसके अलावा ये दोनों एसेसरी एंजाइम भी हैं और इनकी एक्टिविटीज है पॉलीमरेज एक्टिविटीज. एंड पॉलीमरेज एक्टिविटीज का मतलब है ये न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ करके न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं. और याद रख रहे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की 3 मुख्य प्रॉपर्टी हैं और होनी चाहिए. पहली प्रॉपर्टी, ये एंजाइम बहुत फास्ट है, फास्ट एंजाइम. It perform it work with very accuracy. It is very accurate enzyme, and it is energy dependent enzyme. तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की 3 मुख्य क्वालिटी हैं. इट्स अ फास्ट एंजाइम, एक्यूरेट एंजाइम एंड एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम. ये बहुत फास्ट काम करता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करता है. जहां एडेनिन आना चाहिए वहां एडेनिन आता है, जहां थाइमिन आना चाहिए वहां थाइमिन आता है, जहां ग्वानिन आना चाहिए वहां ग्वानिन आता है. और ये बड़ा एनर्जी डिपेंडेंट है, बिना एनर्जी के तो ये काम ही नहीं कर सकता. यानी न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ना और कौन सा बॉन्ड बनाना, फास्फोडाइस्टर, ये बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है. इट इज नोन एज एनर्जी डिपेंडेंट एंजाइम. तो इसके 3 प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी ने बहुत एक्सप्लेन किया. तीनों प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी फास्ट, दूसरा, तीसरा. और मैं आपकी एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं. तो भाई मैं इसे हटा देता हूं, आप मुझे बताओ. द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. एंड हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. एंड थर्ड वन इज, क्या ये पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है? और पॉलीमरेज एक्टिविटी करते वक्त 3 मेन प्रॉपर्टी शो करता है. इट इज अ फास्ट, एक्यूरेट. पक्का? अब सुनो, ये एंजाइम फास्ट एंजाइम है. इस बात को प्रूव करने के लिए, फास्ट है इस बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है. और एग्जाम्पल लिया है ई कोलाई का. और बोला गया है कि ई कोलाई के पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है. 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं. इन 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर को पॉलीमराइज करने के लिए ये एंजाइम लगभग 18 मिनट्स लेता है. अपनी अपनी बुक देखो, कितने लोगों की बुक में 18 मिनट्स लिखा हुआ है? इट्स करेक्ट. कितने लोगों की बुक में 38 मिनट लिखा है? 38 मिनट. हाथ ऊपर उठाओ जल्दा, और ऊपर. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. हैं? ऐसा कैसे? ये पुरानी किताब है 38 मिनट, और ये रही 18 मिनट की किताब. नई किताब ने इसे 18 मिनट लगाया है. तुम लोग इसका आंसर 18 मिनट ही लगाओगे. क्यों लगाओगे? क्योंकि भाई 38 मिनट गले उतरता ही नहीं है. क्योंकि आपने पढ़ाया है सर कि बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करने के लिए 20 मिनट लेता है. कैसे लेता है? 20 मिनट. तो 20 मिनट के अंदर अंदर उसे क्या कर लेना है? रेप्लिकेशन. क्या कर लेना है? तो बताओ 20 मिनट से ज्यादा रेप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं? नहीं. क्यों? क्योंकि बेटा रेप्लिकेशन होना चाहिए बाइनरी फिजन के पहले. तो याद रखता है इस 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनने में टोटल 20 मिनट लग रहा, लेकिन इस 20 मिनट में 18 मिनट, कितने मिनट किस में जाते हैं? रेप्लिकेशन. और बाकी के 2 मिनट जाते हैं बाइनरी फिजन में डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने. तो सर 18 मिनट तो ठीक लगता है. 18 मिनट तो ठीक लगता है सर, ये 38 मिनट ठीक नहीं लगता. तब मैं बच्चों से कहता हूं जरा आप इसे गौर से देखो. मान लो ये ई कोलाई के डीएनए है
और डीएनए में बेस पेयर है। दीज आर बेस पेयर। एवरीवन हियर? मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक बेस पेयर है और उन पूरे बेस पेयर का नंबर है कितना? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। तो जब स्ट्रैंड अलग अलग होंगे तो बताओ ये बेस पेयर एक साथ रहेंगे कि अलग? अलग। अब बताइए एक एंजाइम 18 मिनट में, ध्यान सुनना, 18 मिनट में एक एंजाइम इधर काम करेगा और दूसरा एंजाइम इधर काम करेगा। नो डाउट 18 मिनट में एक एंजाइम ने ये स्ट्रैंड बना दिया, उसी 18 मिनट में दूसरे एंजाइम ने ये स्ट्रैंड बना दिया। तो बताइए यहां पर 18 मिनट के अंदर, याद रखना 18 मिनट के अंदर पूरा डीएनए बना, लेकिन पूरा डीएनए को बनाने के लिए इधर एक एंजाइम और इधर एक एंजाइम, यानी कितने एंजाइम लगे? 2। तो इफेक्टिवली एक एंजाइम ने 18 मिनट में पूरा काम क्या किया? आधा। कितना? इसका मतलब अगर केवल एक एंजाइम ये काम करता तो इसका काम क्या होता? डबल। 18 दूनी 36, दैट इज अबाउट 38 मिनट। सर फिर से सुनो, फिर से सुनो, वरना कैलकुलेशन इतने खराब होंगे कि तुम एनसीईआरटी कहोगे कि एनसीईआरटी ये गलत क्यों लिख गई। एनसीईआरटी ने पहले सही लिखा था, फिर सुधारा, फिर गलत कर दिया। मैं बता रहा हूं पुरानी किताबों में 38 मिनट था और इतने ज्यादा फोन कॉल उनको पहुंचे कि सर हाउ कम 38 मिनट अगर रेप्लिकेशन कर दिया तो 20 मिनट में बाइनरी फिजन कैसे होगा? एनसीईआरटी वालों को लगा गलती हो गई, गलती हो गई यार, चलो उसको 38 की बजाय 18 कर दो। 18 कर दिया, और जब 18 कर दिया तो अब आपके सामने क्या क्वेश्चन आया कि अगर 18 मिनट में, ध्यान से सुनो ये कैलकुलेशन सारे लोग करो, 18 मिनट में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर काम कर रहे हैं, तो बताओ एक मिनट में कितना काम करेगा? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर बाई 18, और इसी के बाद 60 सेकेंड में, एक मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो मैं इसी को लिखता हूं 60 सेकंड में कितना करेगा? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बाई 18। तो बताओ एक सेकंड में, बोलो क्या? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बाई 18 गुणे 60। निकालो कितना है, निकालो एवरीवन, निकालो। और सर ऐसे नहीं चलेगा, सर कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता। सब लोग निकालो। किसी का आंसर आया? यानी लगभग 4000 बेस पेयर, 4000 बेस पेयर पर सेकेंड आना चाहिए। यानी कि इस एंजाइम को 4000 बेस पेयर पर सेकंड पॉलीमराइज करना चाहिए। यस और नो? यस। 4100 के लगभग आया। हाँ 4200, लगभग 4000। जरा आप अपनी एनसीईआरटी देखो क्या लिखा है? 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। अगर ये 18 मिनट लेके चलते हो तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये एंजाइम 4000 बेस पेयर पर सेकेंड पॉलीमराइज करता है, और अगर 18 की बजाय क्या लेके चलो 38, तब आप क्या लिख पाओगे? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इसलिए मैं ऐसा टीचर हूं कि मैं वही पढ़ाता हूं, फिर गलत करता हूं, फिर पढ़ाता हूं। देखो आधे लोग तो कंफ्यूज हैं कि सर पढ़ाना क्या चाह रहे हैं। भाई फिर से एक कोशिश कर रहा हूं, फिर से एक कोशिश कर रहा हूं, और मैं लिख रहा हूं कि गलती कहां हुई। इधर देखो, बैक्टीरिया का नाम जहां तक आता जाए बताते जाना। बैक्टीरिया का नाम ई कोलाई। कितने बेस पेयर? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। और एक एंजाइम का नाम याद है? नाम बताओ। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रहेगा? इन्होंने बोला डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 4.6 बेस पेयर, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर को पॉलीमराइज करने के लिए 18 मिनट लेता है। कितना मिनट?
बिल्कुल सही लगता है, 18 मिनट ही लेना चाहिए, क्योंकि टोटल बाइनरी फिजन में लगने वाला समय 20 मिनट। बाइनरी फिजन में लगने वाला समय कितना है? 20 मिनट। तो भाई 20 मिनट अगर बाइनरी फिजन में लग रहा है तो 20 मिनट से कम समय लगना चाहिए रेप्लिकेशन में, क्योंकि बाइनरी फिजन और रेप्लिकेशन एक ही बात की अलग अलग। अगर 20 मिनट पूरा बाइनरी फिजन में लग रहा है तो रेप्लिकेशन उससे कम समय में होना चाहिए। कितना? 18। ये करेक्ट दिखता है। और अगर ये करेक्ट दिखता है तो मैं इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूं। और कैसे मैं आगे बढ़ाता हूं? मैं फिर से बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं कि 18 मिनट में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर को पॉलीमराइज करता है। इसलिए एक मिनट में कितना पॉलीमरेज करेगा? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर अपॉन 18। यही एक 60 सेकेंड है। एक मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो बताओ एक सेकेंड में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बाई 18 गुणे 60, और जो वैल्यू लगभग 4000 बेस पेयर पर सेकेंड आनी चाहिए। पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अब दूसरा डाटा लेके चलता हूं। दूसरे डाटा के अनुसार जो एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी थी, वो बोलती थी 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर को पॉलीमराइज करने के लिए याद रखना 38 मिनट लगते हैं। और अगर 38 मिनट लगते हैं तो याद रखना एक मिनट में कितना होगा? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बाई 38। और इसलिए एक सेकंड में कितना होगा? 4.6 इंटू 10⁻⁶ बाई 38 इंटू 60, जो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड आना चाहिए। और यस, ये डाटा एनसीईआरटी में लिखा है। पर अगर मैं इस डाटा के साथ जाऊं तो मुझे यह लगता है कि जब बाइनरी विजन 20 मिनट चल रहा है तो रेप्लिकेशन 38 मिनट कैसे चल रहा है? गलत लगता है। और अगर मैं इस डाटा के साथ जाऊं तो दूसरा डाटा मैच नहीं होता, क्योंकि दूसरे डाटा के अनुसार एनसीईआरटी में कितना होगा? 2000 बेस पेयर पर सेकंड। तो मैं दुविधा में हूं। दुविधा नहीं है। एक्चुअली एनसीईआरटी पहले ये लिखी गई, फिर लिखने के बाद लोगों ने उनको फोन किया कि आपने गलत लिखा है, तो उन्होंने इसको 38 से 18 मिनट कर दिया। एक्चुअली होता यह है कि जब भी तुम 18 मिनट के बारे में सोचोगे, तुम सही सोच रहे हो। ये रहा 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर, 4.26 इंटू 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। माना कि इसमें नया डीएनए 18 मिनट में बन जाता है। कितने मिनट में? ध्यान सुनो, कितने मिनट में? पर ये 18 मिनट में एक डीएनए स्ट्रैंड इधर बन रहा है और दूसरा डीएनए स्ट्रैंड इधर बन रहा, यानी एक एंजाइम, इसको छोड़ दो, एक एंजाइम इस 18 मिनट में, बताइए, एक ही स्ट्रैंड तो बना रहा है। यस। और स्ट्रैंड डीएनए में कितने होते हैं? 2। कितने? इसका मतलब उन 18 मिनट में एक एंजाइम पूरा काम कर रहा कि आधा। इसलिए इफेक्टिवली किससे हम उसे 18 मानते कि डबल, और दैट इज 38, और लगभग 38 मिनट मान के चलते हैं। तो बताओ वो 38 मिनट रियल है कि इफेक्टिवली है? नहीं आया। नहीं आया। कितने लोगों को नहीं आया? तो अगर आपको नहीं भी आया है तो कसम खा लो कि क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया। पहले क्या मिनट लगाओगे? 18, बिकॉज दिस इज रियल। लेकिन 18 के साथ 4000 लगाओ कि 2000, तो अपने मन में इफेक्टिवली क्या बोलोगे? 38 मिनट। कितना मिनट? इफेक्टिवली 38 मिनट, लेकिन लॉजिकली कितना? 18। तो बताओ, अगर आपको बोला जाए कि एक एंजाइम है, नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सब लोग इधर देखें, नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और सर ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक सेकंड में, जितनी देर में आपने पलक झपकी उतनी देर में उसने कितने बेस पेयर को पॉलीमराइज कर दिया? 2000। देखो पलक झपकी कितने, अगली बार 2000, अगली बार 2000, यानी एक सेकंड में 2000 बेस पेयर का क्या कर दिया? पॉलीमराइजेशन। स्लो और फास्ट? नहीं आया। कुछ तुम्हें याद ही नहीं कि हमने शुरुआत कहां से की थी? हमने कहा था इस एंजाइम की 3 प्रॉपर्टी हैं। चलो, पहला ये कैसा है? फास्ट, दूसरा ये एक्यूरेट,
क्या ये एनर्जी डिपेंडेंट है? मैंने तीनों प्रूफ किया कि पहला? क्या पहला? क्या ये फास्ट है? और फास्ट प्रूव करने के लिए मैंने 2 डाटा दिए और मैंने कहा दोनों सही है। मैंने कहा दोनों सही है, एक रियल में सही है और एक इफेक्टिव। नई किताबों में कितना मिनट? 18, पुराना में 38। 18 मिनट मान के चलो तो कितना आएगा? 4000 बेस पेयर पर सेकंड। और 38 मान के चलो तो पक्का? एनसीईआरटी क्या मानती है? 18 मिनट और 2000 बेस पेयर। जो दोनों बातें सही नहीं, या तो 18 मिनट सही है या तो 2000 सही। तो मैंने कहा दोनों ही सही है, एक रियल और एक इफेक्ट। क्योंकि बेटा हम लोगों ने ये तब भी पढ़ाया जब किताब पुरानी थी, और अब भी पढ़ा रहे जब किताब नहीं है। तो बच्चे अक्सर मेरा गिरेबा पकड़ लेते हैं कि सर 4 साल पहले तो 38 मिनट पढ़ाया था और प्रूव कर दिया था कि 38 मिनट के हिसाब से 2000 बेस पेयर आते हैं, और आज पढ़ा रहे हो 18 मिनट। तो हम गरीब टीचर करें क्या? 38 को भी सही मानते हैं, 18 को भी सही मानते हैं, लेकिन तुम क्या सही मानोगे? जो नया है वो सही है। तो कितना फास्ट बताओ? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड फास्ट है। दूसरा ये बड़ा एक्यूरेट है। बोलते हैं एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि बोलते हैं डीएनए में एडेनिन के सामने हमेशा किसे पसंद करते हैं? ये थाइमिन। थाइमिन। ग्वानिन के सामने साइड। और कहीं मुश्किल से भी कोई गलती नहीं होती। इतना एक्यूरेट है कि म्यूटेशंस आर रेयर। कॉमन की रेयर? रेयर। म्यूटेशंस आर वेरी रेयर। सो पॉलीमराइजेशन के दौरान दे आर वेरी रेयर म्यूटेशन। एंड इसका मतलब है ये एंजाइम बहुत एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। अगर एक्यूरेसी ना होती तो याद रखना डीएनए में डीएनए बनते वक्त बहुत सारे म्यूटेशन होते। और तीसरा, ये एंजाइम एनर्जी डिपेंडेंट है। और ये ब्यूटी है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। दिस एंजाइम इज एनर्जी डिपेंडेंट। और एनर्जी डिपेंडेंट होने के लिए इतना चालाक एंजाइम है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। अभी आपको बताता हूं ये चालाक क्यों। अरशद खड़े हो। पेंटोज शुगर बताओ। राइबोज, पहले में OH, 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 COC, CS2OH। अच्छा बेटा, अगर मैं RNA की बजाय DNA बनाऊं तो कौन सी से? सेकेंड पोजीशन का OH गया है। पहला OH, दूसरा, तीसरा, चौथा COC, CS2OH। इट इज राइबोज की डीऑक्सीराइबोज? पक्का? ओके। नाउ पहली पोजीशन पर नाइट्रोजन बेस। बताओ ये क्या है? हाँ, पूरा नाम? न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, अगर ये न्यूक्लियोसाइड है तो राइबो की डीऑक्सी? क्या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है? अगर ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है तो ये रही एडेनिन। अब बताओ इसका नाम? एडेनिन की एडिनोसिन की डीऑक्सी एडिनोसिन। चलो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए बताओ इसका नाम? एडिनोसिन। सही। सिर्फ तुम घबराओ मत, तुम अपना बोलो। एडिनोसिन की डीऑक्सी जुम्मा है, लेकिन कुछ लोग उठ गए तो क्या अभी जाना है क्या नमाज के लिए? 1:25 पे ना? ठीक है। तो एडेनिन है कि एडिनोसिन हो गया? एडिनोसिन। थैंक यू वेरी मच। नाउ P डबल बॉन्ड O, सॉरी, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, H2O, फॉस्फो ईस्टर। कौन सा? फॉस्फो ईस्टर। नाम बताओ? एडेनाइलिक एसिड। बोलो क्या? पक्का? अगर ये ना होता तो ये क्या होता? फिर से बोलो। एडिनोसिन होता? अच्छा, अगर ये आ गया तो मैं इसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल सकता हूँ? यस। अच्छा, एक और फॉस्फेट लगाओ और एक और फॉस्फेट लगाओ। नाम बताओ? एडिनोसिन
कितने फॉस्फेट? ट्राइफॉस्फेट। बताओ व्हाट इज एटीपी? फिर से बोलो। अब ये बताओ, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा अब बताओ ये क्या है? थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा अब ये बताओ, साइडिडीन ट्राइफॉस्फेट। फिलहाल अभी ये रखते, बोलो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या ये एनर्जी करेंसी है? एनर्जी करेंसी क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन बेस जुड़ा कि फॉस्फेट? नाइट्रोजन बेस से कोई लेना देना नहीं है। पहला बॉन्ड तोड़ो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी, दूसरा बॉन्ड तोड़ो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी। अगर आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 बॉन्ड तोड़ दें फॉस्फेट के, आपको बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन इस एनर्जी मिलने के बावजूद भी एक फॉस्फेट बचा रह जाएगा। यस और नो? और वो फॉस्फेट इस एडिनोसिन को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा। एडिनोसिन बनाएगा कि एडेनाइलिक एसिड? एडेनाइलिक एसिड। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के क्या, अगर मैं आखिरी के 2 टर्मिनल फॉस्फेट तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगी? एनर्जी। और एनर्जी के बाद जो मिलेगा वो एक होगा न्यूक्लियोटाइड। क्या होगा? तो बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? इट इज अ मोनोमर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। यस और नो? अरशद बाबू कुछ नहीं आ रहा, खड़े खड़े सब दिमाग खराब हो गया। टाइम लगता है, आ जाता है, लेकिन आप कहां फोकस खो दोगे वहां मुझे नहीं मालूम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खूब देर तक समझो, लेकिन जब ना जहां ना समझ में वैसे ही बोलो कि सर नहीं आया। एक बार और बोल रहा हूं, ये रहा एडेनिन, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा COC, ये रहा CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH OH। अगर ये मुझे कोई बता दे तो मैं बोलूंगा इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? और न्यूक्लियोटाइड इज मोनोमर की पॉलीमर? तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता जाऊं तो बेटा मोनोमर की पॉलीमर, और डीएनए से डीएनए बनने पर न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं। यस और नो? अब इधर देखो, मान लो मेरे को ये डीएनए मिला, इस डीएनए का एक स्ट्रैंड मिला, इस स्ट्रैंड पर यहां पर नाइट्रोजन बेस थाइमिन है। क्या है? यहां पर है एडेनिन। बोलो क्या है? एडेनिन। तो मैं यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड चूज करूंगा और ये एक न्यूक्लियोटाइड चूज करूंगा और इनमें बॉन्ड बना दूंगा। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं थाइमिन के सामने किसे चूज करूं? एडेनिन। फिर से बोलो, एडेनिन की एडेनाइलिक एसिड। तो ये रहा वो एडेनाइलिक एसिड। अगर मैं डायरेक्ट ये एडेनाइलिक एसिड चूज करूंगा और इसके सामने जो मैं यू चूज करूंगा वो क्या होगा? थाइमिडिलिक एसिड। फिर से बोलो, तो इसके सामने जो मैं चूज करूंगा वो ये है, दैट इज नोन एज थाइमिडिलिक एसिड। लेकिन मैं अगर एडेनिलिक एसिड या थाइमिडिलिक एसिड चूज करूंगा तो मैं इनके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इनका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। फिर से बोलो, तो बजाय मैं एडेनिन को एडेनाइलिक एसिड चूज करने की बजाय मैं यहां से उठाऊंगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से बोलो, तो जैसे ही मैंने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर उठाया, क्या उठाया? एटीपी। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से बोलो, और मैंने इसके सामने क्या उठाया? बोलो टीटीपी। व्हाट इज टीटीपी? थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। बोलो क्या उठाया? थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। अब बताओ, थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट दिख जाना चाहिए आपको। देखो ये क्या है? थाइमिन। ये क्या है? OH। ये क्या है? OH। ये क्या है? COC। ये रहा CH2O, P डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, चलो सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। इसके अलावा फॉस्फेट फॉस्फेट। बताओ ये क्या है? ATP और ये TTP। अब दोनों उठाए और इन दोनों के टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ दिए। जैसे टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड तोड़े, क्या मिली? एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज करके मैंने 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बनाया, फॉस्फोडाइस्टर बनाया।
तो क्या न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड से जुड़ गया? तो बताओ मैंने न्यूक्लियोटाइड उठाया था कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये एंजाइम इतना चालाक है कि जोड़ना मोनोमर है, लेकिन मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड उठाएगा कि नहीं उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्या उठाएगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या उठाएगा? उससे क्या फायदा होगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट उठाने से टर्मिनल के 2 फॉस्फेट टूट जाएंगे और क्या निकलेगी? एनर्जी। और एनर्जी निकलने के बावजूद भी एक फॉस्फेट बचेगा जो उस न्यूक्लियोसाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ के कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइड। पर यहां पर मैं थोड़ा और शुद्ध करना चाहता हूं। इट विल नॉट पिक द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इट विल पिक द डीऑक्सी। क्या? अभी भी नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? तो ये इट विल पिक, ये इतना चालाक एंजाइम है, इट विल पिक डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ऐसा करने के बाद ये डीऑक्सी न्यूक्लियोट्राइफॉस्फेट के 2 टर्मिनल फॉस्फेट को तोड़ देगा और उन 2 टर्मिनल फॉस्फेट के टूटते ही निकलेगी खूब सारी एनर्जी। और उस एनर्जी निकलने पर फिर भी एक फॉस्फेट बचा रहा है। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फॉस्फेट भी बचा रहे तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है कि न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड। तो बताओ यहां पर थायमिन के सामने ये बताइए ये क्या चूज करेगा? एडेनाइलिक एसिड की एटीपी? और बताओ एडेनिन के सामने टीटीपी। अच्छा बताओ गुआनिन के सामने सीटीपी। और साइटोसिन के सामने जीटीपी। क्या है? व्हाट इज जीटीपी? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट उठाएगा। और बताओ उनके क्या उठाएगा? इन सब के टर्मिनल फॉस्फेट हटाएगा और हटाते ही क्या मिलेगी? एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज करके क्या बनाएगा? फॉस्फेट। तो क्या ये एनर्जी एक्सपेंसिव है? यस। पर एनर्जी कहां से लाता है? अपनी चॉइस से। चॉइस क्या है? न्यूक्लियोटाइड पिक करना कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। नहीं आया। और ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। अभी कितने लोगों को नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड। ये गलत होता है वैसे, डॉक्टर से मर्ज छुपाना नहीं चाहिए। तो बताइए इसके 3 प्रॉपर्टी थी, तीनों याद हैं? ये कैसा था? फास्ट। ये कैसा था? एक्यूरेट। ये कैसा? एनर्जी। और एनर्जी डिपेंडेंट होने के लिए क्या उठाएगा? न्यूक्लियोसाइड। रादर आपको सही बोलना चाहिए, इट विल पिक द डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, इट विल पिक द डीएटीपी, इट विल पिक द डीजीटीपी, इट विल पिक द डीसीटीपी, इट विल पिक द डीटीटीपी। चलो तीनों के नाम बताओ, चारों के। डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी। और इसको करके वो फायदे में रहेगा क्योंकि इसी में बेटा 2 काम कर पाएगा। एक तो इन्हें एज अ एनर्जी सोर्स यूज करेगा। कैसा? एनर्जी सोर्स। और दूसरा सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमराइजेशन। और इसका एक बहुत बड़ा काम मैं पीसीआर में पढ़ाऊंगा। पीसीआर नाम सुनो? व्हाट इज पीसीआर? पॉलीमरेज चेन। तो वहां साफ साफ लिखा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए यू नीड डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बेटी आया? पेन चबाए जा रही हो? नहीं आया? आया। एंजाइम का नाम याद है? क्या नाम था? The enzyme was DNA dependent DNA polymerase। कितने एंजाइम थे? 3। एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मेन वॉज थर्ड था? मेन थर्ड था? मेन थर्ड था। आइए प्रोसेस शुरू करते हैं। हटा दें इसे। चलो, तो सबसे पहले रेप्लिकेशन करने के लिए आपको डीएनए को तोड़ना पड़ेगा।
और डीएनए में ढूंढना पड़ेगा एक प्रॉपर सेगमेंट, नाम है ORI। व्हाट इज ORI? ORI is known as origin of replication. Origin of replication is the part of DNA from where DNA replication start. तो पहले आपको डीएनए में ORI ढूंढना पड़ेगा। सिंस प्रोकैरियोटिक डीएनए आर द सर्कुलर डीएनए, they have single ORI. जितने भी प्रोकैरियोटिक डीएनए होते हैं उनके पास सिंगल ORI होता है। बट यूकैरियोटिक डीएनए आर द स्ट्रेट डीएनए। So they may have multiple ORI. So eukaryotic DNA में there may be multiple ORI, but prokaryotic DNA have the single ORI, और सिंगल ORI होने की वजह से पॉइंट ऑफ ORI से डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों तरफ स्टार्ट होगा, बोथ साइड। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होगा। यूकैरियोटिक डीएनए में मल्टीपल ORI होने की वजह से रेप्लिकेशन एक स्थान पर शुरू होगा कि कई जगह पर, कई जगह। खैर, व्हाट इज ORI? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही वो जगह है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा। और याद रखना, ORI नहीं मिला तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। अब मैं इसे हटा रहा हूं, हटा दूं? ओके। बिटिया वो डीएनए दो, डीएनए। See, let's suppose it is a double helical DNA. भूमिका बड़ा खुश होती हो, हाँ? बोले मैं इसीलिए दुपट्टा लाती नहीं, ये बदतमीज अगर छू भी लेता तो काला रंग छूटता है। तो पकड़ो। See, this is a DNA। और डीएनए की खास बात है कि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पे ऊपर क्वाइल्ड है, हेलिकल है। और हेलिकल है तब तक इनमें बेस पेयरिंग है, और जब तक इनमें बेस पेयरिंग है तब तक नए डीएनए की उम्मीद करना बेकार है। सो हम लोग जाएंगे ORI के पास। किसके पास? और ORI के पास डीएनए की हेलिक्स को तोड़ेंगे। तुम मत हिलाना, तुम सीधे पकड़ना। और जैसे मैं हेलिक्स तोड़ूंगा डीएनए अलग होने लगेगा, लेकिन पीछे की तरफ क्वाइलिंग घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो याद रखना, एक एंजाइम होगा जो इस हेलिक्स को तोड़ेगा। सुनील सर को तोड़ने वाला, हेलिक्स को तोड़ने वाला हेलिकेस। तो ORI पे एक एंजाइम काम करेगा, नाम है हेलिकेस। फिर से बोलो। तो वो हेलिक्स को तोड़ेगा, और जैसे ही हेलिक्स टूटने लगेंगे डीएनए की क्वाइलिंग पीछे की तरफ घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। अब इस क्वाइलिंग को हटाना है। इस क्वाइलिंग को हटाने के लिए अब हमें इसकी अनविंडिंग करनी पड़ेगी, और ये काम करेगा टोपोआइसोमेरेज। क्या करेगा? टोपोआइसोमेरेज। और बताइए, डीएनए रुकेगा कि खुलता जाएगा? खुलता जाएगा। और एक फॉर्क बनेगा, फॉर्क का नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। बोलो क्या नाम? रेप्लिकेशन फॉर्क। और रेप्लिकेशन फॉर्क में डीएनए दोनों एक साथ रहेंगे कि अलग अलग? नहीं आया?
थैंक यू। नाउ से दिस, लेट सपोज ये वो डीएनए है जिसका रेप्लिकेशन करने जा रहे हैं, ये वो डीएनए है और हमें डीएनए का यहां ओआरआई मिल गया। सो इस ओआरआई पे दो एंजाइम साइमल्टेनियसली काम करेंगे। वन इज नोन एज हेलिकेज और दूसरा एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। ये दोनों एंजाइम एनसीईआरटी से नदारद हैं, इसलिए लिख लीजिएगा। तो एक है हेलिकेज, दूसरा है टोपोआइसोमरेज और ये दोनों एंजाइम टूटने के बाद इस हेलिक्स को तोड़ेंगे और हेलिक्स को तोड़ने के बाद अनवाइंड करेंगे। तो अनवाइंडिंग करना और इनके डीएनए की हेलिक्स को तोड़ना, ये दो एंजाइम का काम है। वन इज नोन एज हेलिकेज, दूसरा टोपोआइसोमरेज। जो हेलिकेज नाम का एंजाइम है ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। हेलिकेज, इट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन बेसेस। ये नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन और थायमिन के बीच में हाइड्रोजन बेसेस तोड़ता है। एंड टोपोआइसोमरेजेस ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कई बच्चे समझ नहीं पाते कि सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कैसे तोड़ा जा सकता है। इधर देखो, वंस मोर, बेटा पकड़ो। सी, इफ दिस इज अ डीएनए, अगर ये डीएनए है तो मैंने कहा कि डीएनए की ओआरआई पर मैंने एक एंजाइम लगाया। एंजाइम का नाम हेलिकेज। क्या तोड़ना चालू किया? हेलिक्स। कौन से बॉन्ड टूटते दिख रहे हैं? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते दिख रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से पीछे की तरफ नेगेटिव कॉइलिंग घट रही कि बढ़ रही? बढ़ रही। और अगर मैं, बेटा आप पकड़े रहना, छोड़ना मत, अगर मैं इस स्टैंड का, किसी एक स्टैंड का एक बेटा स्टैंड कट कर दूं, कट करूंगा तो क्या कट होगा? हाँ, फास्फोडाइस। तो एक स्टैंड कट जाने पर दूसरा उस स्टैंड उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो जाएगा। यस। और फिर मैं उस स्टैंड को जोड़ दूं तो बताइए कॉइलिंग रहेगी कि हट जाएगी? नहीं आया। सर इतना इमेजिनेशन हमारे पास थोड़ी ना है। ये कॉइलिंग घट रही है कि बढ़ रही है? बढ़ रही है। हाँ, मैं कर नहीं सकता हूं, नहीं तो अगर मेरे पास कुछ होता कैंची वैची तो मैं काट ही देता। जैसे ही मैं एक स्टैंड यहां पर काटता, जैसे ही एक स्टैंड काटता और फिर मैं इसे कॉइलिंग बढ़ाता तो बताओ कॉइलिंग होती कि बेटा रिवॉल्व हो जाती है? रिवॉल्व। और जो कटा हुआ हिस्सा फिर से जोड़ देता तो हो जाता। तो बताओ टोपोआइसोमरेज को कॉइलिंग खत्म करनी, वो घूम के खत्म करेगा कि कट करेगा? हाँ, कट कर। किससे कट करेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा एंड रीसील भी करेगा। रीसील, दोबारा जोड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो कटिंग एंड रीसीलिंग करना टोपोआइसोमरेज का काम है। हेलिकेज का काम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना। और याद रखना, ये दोनों एंजाइम की एक्टिविटी प्रोकैरियोट में अकेला एक एंजाइम करता है, नाम है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज, इट इज अ प्रोकैरियोटिक एंजाइम। किसी को यह लग रहा हो कि मैं आपको ज्ञान देने आया हूं, तो मेरा यह उद्देश्य नहीं है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ऑल द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन समवेयर। सो डीएनए गायरेज प्रोकैरियोटिक एंजाइम है जो ये दोनों काम करता है। कौन कौन से? हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज। बहरहाल इसकी वजह से एक फॉर्क पैदा होता है and that fork is known as replication fork. याद रखना, डीएनए इतना लंबा है, पीपी इसलिए बार भाग गया कि नींद में रहोगे। डीएनए इतना लंबा है कि एक साथ पूरा डीएनए खोल पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी कम चाहिए कि बहुत ज्यादा। इसलिए इस डीएनए को हम दो धीरे धीरे खोलते जाते हैं, एक साथ के धीरे धीरे। इसका मतलब है ये दोनों एंजाइम एक साथ काम करते हैं कि ग्रेजुअली? पहले कौन? हेलिकेज। दूसरा कौन? टोपो। इसका मतलब डीएनए पूरा खुल जाता है कि
थोड़ा। इसका मतलब पीछे वाला डीएनए अभी खुला नहीं, आगे डीएनए खुल गया। तो पीछे की कॉइलिंग अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब ये कॉइलिंग दोबारा इसे कॉइल कर सकती है। इसका मतलब जो रेप्लिकेशन फॉर्क बना है वो फॉर्क हमेशा बना रह सकता है कि बेटा वापस कॉइल हो सकता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ एंजाइम लगाने पड़ते हैं, एंड दे आर नोन एज SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इन दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग रखते हैं। टाइम क्या हो गया भाई? आज तो नहीं हो पाएगा, तो आज क्योंकि नमाज का वक्त है तो इसलिए मैं जल्दी से करता हूं। इसके बाद इनमें आकर के एक डीएनए आरएनए का स्ट्रैंड आकर के लगता है, नाम है प्राइमर। बोलो क्या नाम? और प्राइमर बेटा हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम लगता है। कैसा लगता है? 5 प्राइम। तो जो खुला हुआ डीएनए है, याद रखना, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका एक स्ट्रैंड 3 और एक 5। तो 3 के सामने जो प्राइमर लगेगा वो हमेशा कैसा होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहां प्राइमर नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैंने यहां लगाया प्राइमर तो ये 5 प्राइम और 5 प्राइम सामने आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं। तो याद रखना ये प्राइमर यहां लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इस प्राइमर को लगाने वाला एंजाइम है प्राइमेज, जो मैं कल इसकी एक्टिविटी डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इस प्राइमेज में नाम एक नया एंजाइम आएगा, वही मेन एंजाइम। नाम बताओ? डीएनए डिपेंडेंट। भूल गए बेटा? डीएनए डिपेंडेंट। और वो किस रफ्तार से? याद है रफ्तार? 2000 बेस पेयर पर सेकंड की रफ्तार से डीएनए बनाने लगेगा। और डीएनए बनने लगेगा, एक टूवर्ड्स फार, टूवर्ड्स, और एक अवे फ्रॉम फार, because DNA dependent DNA polymerase always work from 5 prime to 3 prime। अभी सुना नहीं है, मैं जल्दबाजी में हूं, कल फिर पढ़ा दूंगा। अभी देख लो, एक टूवर्ड्स वर्क और एक अवे फ्रॉम फार, लेकिन दोनों की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बताओ ये कहां से और ये कहां से? 5 प्राइम। बताओ इतना ही डीएनए क्यों बना? क्योंकि आगे डीएनए खुला, और अगर आगे डीएनए खुला होता तो पूरा बन जाता। यस सर। तो जितना खुला था उतना बन गया। ये भी बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये भी बना 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जादू होगा, अगर दिमाग सही होगा तो डरोगे नहीं। डीएनए आगे खुलेगा, और जैसे डीएनए आगे खुलेगा, और बेटा डीएनए आगे खुलेगा, वैसे खुला हुआ डीएनए देखकर जो जहां बढ़ रहा था बढ़ जाएगा। ये बढ़ रहा था बढ़ जाएगा, यस और नो? यस। और ये बढ़ रहा था बढ़ जाएगा। कहां बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा था चढ़ते हुए कम में कि उतरते हुए? तो बताओ जितना खुला है फिर से वहां प्राइमर लगेगा, फिर नीचे उतरेगा और आगे बढ़ता नहीं जाएगा, क्योंकि आगे बन चुका है। तो एक कैसा बनेगा? कॉन्टिन्यूअस, और एक कैसा? डिस्कंटिन्यूअस। ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला डिस्कंटिन्यूअस। लेकिन दोनों किस डायरेक्शन में बनेंगे? 5 प्राइम टू 3। कॉन्टिन्यूअस भी और डिसकंटिन्यूअस भी 5 प्राइम टू 3। यस और नो? तो इस स्ट्रैंड का नाम रखा जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, और इसका नाम लैगिंग। बताओ लैगिंग स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? और इनके फ्रेगमेंट का नाम ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और बाद में इन प्राइमर को हटा दिया जाएगा और इन्हें आपस में जोड़ा जाएगा बाई डीएनए लाइगेज। फिर से बोलो, जो कुछ बच जाता है आई विल डील इट बाई टुमारो, क्योंकि अभी प्रेयर का वक्त है। सो यू गो, जुमा मुबारक, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। कल मैं पढ़ा दूंगा पूरा। ओके? तो वन इज लीडिंग, अनदर वन इज लैग। टेक केयर। पढ़े नहीं है।